any single penny, without any mentor, I started my theatre company, which has crossed 45 years with 5,000 plus shows and 100 productions. Wow. Amazing. And 45 workshops, जिसमें करीब 2 से 3 हजार बच्चे और बड़ों के साथ उन्होंने वर्कशॉप में काम किया। Was there and जहाँ पे आपने कहा कि about the youth. हाँ। I think yes, that is today's problem. हाँ, today's problem वो उनका सारा का सारा फोकस जो है ना, फोन, सोशल मीडिया, और एक्टर हो, डायरेक्टर हो या राइटर हो, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप 150 नाटक पढ़ते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, राइटर्स कौन कौन से आपके कंट्री में हुए, कंट्री छोड़िए महाराष्ट्र में ही, मराठी में या हिंदी में, तब तक आपका कम्युनिकेशन नहीं होता। मतलब आप जैसे कह लीजिए, कई बार हमारे एक्टर्स, जब कोई ऐसा आदमी आ जाता है जो कि बहुत सारी चीज़ें बताता है, बोलता है, तो दे फील आउट ऑफ द प्लेस, बिकॉज वो फिर सुनते हैं बस, और कुछ नहीं है। वो अपना पार्टिसिपेशन या उनसे आप कोई क्वेश्चनिंग करें तो वो जवाब नहीं दे सकते। तो आई फील कि और सबको अच्छा एक्टर बनना है, और सबके दिमाग में एक इल्यूजन है कि मुझे मेरा ये फेवरेट है। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आपका अगर समझ लीजिए फॉर इंस्टेंस शाहरुख खान फेवरेट है, तो उसकी लाइफ में उसने क्या स्ट्रगल किया वो तो पढ़ो पहले। वो कितने घंटे काम करता है या कितनी मेहनत करता है। इस तरह बाकी जो अचीवर्स हैं, जो रियली अपने टैलेंट के बल पे ऊपर आए, उनकी हिस्ट्री जब तक आपने उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो यहाँ पहुंचे कैसे। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया है थोड़ा सा, बिकॉज हम लोग उसमें जो जैसा कि सोशल मीडिया या फोन या अपना गूगल हमें बेसिकली एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए और कह लीजिए कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए हमें बनाया गया था, बट उसका इस्तेमाल हम लोग पूरे टाइम सिर्फ एयरपोर्ट जा रहे हैं वो भी डाल रहे हैं, टैक्सी पकड़ रहे हैं उसके भी फोटो डाल रहे हैं, इसमें एनर्जी ज्यादा है। राइट। तो कंस्ट्रक्टिव तो कुछ हो नहीं रहा ना उसकी वजह, जबकि हो सकता है कि आज सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि आप अगर उस पर कुछ अच्छी सी खबर डालते हैं और लोगों को पसंद आती है तो धाड़ धाड़ इतने लाइक हो जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप करें, पोटेंशियल जो है उसका सही इस्तेमाल करें, तो वो नहीं हो रहा। तो ये थोड़ा सा लगता है कि, और ये भी बोलता हूँ मैं कि भाई मेरी भी एक्टर्स वो वर्किंग, हालांकि स्मूथ हुआ फेस्टिवल। हमारे यहाँ इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है कि हमारे यहाँ जल्दी एक्टर भागते हो, बिकॉज हम वी हैव सम वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म्स एंड कंडीशंस बिफोर यू जॉइन द ग्रुप। ओके। वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब यू डिच अस वंस यू विल नॉट गेट शोज, नो एंट्री अगेन। ओके। सो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। बट बाकी ग्रुप में मैं बहुत सारे ग्रुप को जानता हूँ जहाँ 10 दिन पहले वो बोल देते हैं मेरी शूटिंग है मैं नहीं कर पाऊंगा शो, मेरे 4 दिन पहले बोल देते। तो ये सब एक्टर्स करते हैं, लेकिन उसकी वजह यही है कि इनसिक्योरिटी बहुत है, थिएटर में पैसा नहीं है, तो वो फिर अपने सर्वाइवल के लिए शुरू में तो बहुत जोश में होते हैं, नहीं हमको तो सर थिएटर ही करना है। लेकिन रियलिटी ये है कि जब 2 साल 3 साल निकल जाते हैं, घर से पैसा आते आते माँ बाप पूछने लगते हैं कि भाई कब तक पैसा मंगाओगे, कुछ तो करो। Then they started running for the work। वर्क क्या मिलने वाला है? एक लाखों लोगों में 1-2 लोग ऐसे हैं या 10% या 5% जिनको सही ऐसा काम मिल जाता है जिसपे वो अपना खर्चा चला सके। रेस्ट ऑफ पीपल 1000, 2000, 3000 रुपए में काम कर रहे हैं जो 90 दिन बाद मिलना है। टीवी पर आपने आज काम किया तो आपको 90 दिन बाद मिलेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर आप 3000 रुपए रोज पे काम कर रहे हैं या 5000 पे कर रहे हैं, वो 90 दिन बाद तक सरवाइव कैसे करेंगे? एंड ट्रैकिंग, और इतना ट्रैकिंग करना है, आ रहा है, और ट्रैकिंग करना है आपको। सो मेरा मतलब ये सब है। तो ये एनवायरनमेंट जो है, जो आजकल की जो ये तकलीफें है, एनवायरनमेंट है, वो थिएटर में रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट करते ही नहीं। बहुत सारी बार बेचारे एक्टर्स की मजबूरी होती हुई चाह के भी उनको छोड़ना पड़ता है और वो कुछ और करने लगते हैं। और बहुत सारे एक्टर्स हैं हमारे पुराने, they decide to go to serial and films,
तो शुरू में काफ़ी किया उन्होंने, बट अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, बिकॉज यहाँ पर द मोमेंट प्रोफेशनली यू डिमांड मोर मनी, जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं एक सीरियल से दूसरे सीरियल, तीसरे सीरियल में, तो आप उम्मीद करते हैं कि जो आपने लास्ट टाइम पैसा लिया था उससे ज़्यादा मिले। जहां आपने ज़्यादा डिमांड की वो आपको छोड़ देते हैं, नए को ले लेते हैं। तो पता नहीं ये समाव ये सब चीज़ें मुझे शुरू में ही मतलब इनका जजमेंट हो गया था। सो आई फोकस्ड ऑन माय थिएटर। वी आर द वन, श्री LC सिंह हु सपोर्टेड अवर फेस्टिवल, और पुणे में उनकी IT कंपनी है। व्हेन ही वाज इन TCS उनका कुछ थिएटर देखते देखते उनसे दोस्ती हुई, फिर वो कहीं आउट ऑफ इंडिया चले गए, लौट के आए तो ही मेट मी, ही सेड कि यार मैं एक अपना प्रोडक्ट था अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, फर्स्ट टाइम इन इंडिया लॉन्च कर रहा हूँ और इसके ऊपर तुम नाटक बनाओ। तो मुझे शुरू में समझ नहीं आया, मैंने कहा क्या ऐसी बातें कर रहे हैं ये सब, नाटक बनाओ। मैंने उनसे कहा मैं अपने नाटक में बिजी हूँ और ऐसा वैसा, तो मना कर। फिर उनका फ़ोन आया, बोले यार वो लॉन्च है और तुम करो ना कुछ। तो मैंने कहा देखिए हमको पता नहीं है इसके बारे में, हमने कभी तब कंप्यूटर भी नहीं छुआ था, आई नहीं था मतलब हमारे घर में। तो बोले नहीं मैंने तुम्हारा नाटक देखा, मैं करवा लूँगा। मैंने कहा आपको विश्वास है? ठीक है। सो देन वी स्टार्टेड वर्किंग इट। Accounting software was released at Nehru Center through a 1-hour play. This is the first time in India it happened. कि प्ले के दौरान ही हमने कह दिया कि इससे अच्छा सॉफ्टवेयर हो ही नहीं सकता। इनडायरेक्टली उसी में प्ले का डेमोन्स्ट्रेशन आ गया। कंपनी, इट वाज ए मल्टीमीडिया शो, कंपनी की फिल्म आ गई, सब आ गई, वो प्ले भी आ गया। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि नेहरू सेंटर की लॉबी में उन्होंने ऑल इंडिया डीलर्स बुलाए थे, प्रेस बुलाई थी। जैसे ही शो खत्म हुआ, बाहर काउंटर लगाया था, डीलर्स, ऑल इंडिया डीलर्स ने, शो का इम्पैक्ट इतना था कि 6 महीने का जो सॉफ्टवेयर था, अकाउंटिंग पैकेज था, वो 6 महीने का 1 दिन में खरीद लिया। एंड दे हैव टू मेक सेकंड वर्जन, थर्ड वर्जन, एंड देन हम लोग TCS के लिए करीब 8 साल काम करते, हर एक प्रोडक्ट क्या किसी न किसी प्ले के थ्रू लॉन्च कर रहे थे। दिस वाज अ न्यू वेंचर फॉर अस कि नाटक से हम लोग पूरा एडवर्टाइजिंग, एंड लॉट ऑफ पीपल केम टू मी एंड दे सेड कि अरे वी हैव नॉट थॉट ऑफ दिस। वेरी यूनिक आइडिया। सो 91 दैट्स समथिंग। 91 में सोच लीजिए उस वक्त और TCS ने उसके ऊपर कुछ 40-50 लाख रुपए खर्च किया था लॉन्च। International press was there, then we performed that same play in Calcutta, Bombay, Bangalore. उसके बाद लगातार उनके शोज करते रहे, उसके प्रोडक्ट की मॉडलिंग करता था मैं। That gave us lot of money to survive in theatre. So हमें एक ट्रैक मिला। उसके बाद जब भी कोई इस तरह का कॉर्पोरेट काम आया, हमने मना नहीं किया। हम पिछले करीब 10 साल से TCS के बाद हमने बिरला के लिए काम किया, ONGC के लिए किया, इंडियन ऑयल के लिए किया, और HUL के लिए किया, और इनका भी कुछ ना कुछ जो प्रोडक्ट के ऊपर 10 मिनट के प्ले, 15 मिनट के प्ले शो करते गए। तो उससे एक चीज समझ में आई कि थिएटर की जो स्ट्रेंथ है वो उसका इस्तेमाल किसी भी रूप में हो सकता है। आई वॉज राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑल्सो फॉर देम, बट टेक्निकल चीजें उनसे पूछ लेते थे, व्हाट आर द पॉइंट्स। महिंद्रा के ट्रैक्टर डिवीजन के लिए हमने ट्रैक्टर पर प्ले बनाया। अभी उनकी डीलर कॉन्फ्रेंस होती है 1 अगस्त में, तो ऑल इंडिया डीलर्स बुलाते हैं वो, और डीलर्स को फेलिसिटेट करते हैं कि जिसकी भी ज्यादा सेल हुई, कुछ हुआ, तो इस तरह है। तो वो हमको, हमारा जो भी एजेंसी के थ्रू हमको बुलाया कि ये आधे घंटे का प्ले बनाना है ये ट्रैक्टर के ऊपर, और ये सब सीरियस प्ले नहीं है, सब ह्यूमरस हैं। उसी में हम कह देते हैं कि महिंद्रा से अच्छा ट्रैक्टर किसी के पास नहीं। तो ये करते करते हमें बहुत सारी प्रैक्टिस हुई, और ये इससे थोड़ा थिएटर को हमें सपोर्ट मिल जाता है, बिकॉज थिएटर में एक्सपेंस तो बहुत सारे हैं और उतना रिकवरी है नहीं।
राइट। फिर कुछ बुक लॉन्च भी की हम लोगों ने इस तरह की। हमारे एक दोस्त हैं प्रिया राज, वो कार्टूनिस्ट हैं, उन्होंने मुझे एक बार 2 अपनी बुक गिफ्ट की, तो मैं उनके कार्टून्स देखता रहा, उसमें से मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगे, तो मैं उनकी बुक प्लैनेट एम हुआ करता था पहले, वहाँ पर वो रिलीज कर रहे थे, तो मैंने उनसे ऐसे ही बातों बातों में कहा आपके 3 कैरेक्टर के ऊपर एक प्ले बनाऊं क्या? So he was so thrilled. Yeah. He announced it without asking my consent. He said 10 तारीख को फलानी 10 तारीख को प्लैनेट एम पे कर रहे हैं। तो वो बुक रिलीज जब उन्होंने पोस्टर लगाया वहां, तो लोग ये देखने आए कि ये कार्टून कैरेक्टर्स के ऊपर प्ले कैसे बना। सो आई मीन टू से ये मेरा जो मतलब थिएटर के अलावा का ये सारी चीजें जो है ना, जब जब मौका मिलता है मैं करता रहता हूँ। बढ़िया। और ये I think that's a connect, that's the difference you made. Because ये पता नहीं वो हमारे सिंह साहब, प्लीज। मैं my parents were always very fond of theatre, तो मैंने बचपन से बहुत थिएटर देखा है, पर अब मैं जैसे इस एज पे हूँ, when I look at my peers, कि अब मैं मम्मी पापा के साथ नहीं जाऊंगी, मैं peers के साथ जाती हूँ देखने, तो मेरे को जो एक इशू लगता है कि इतने अच्छे प्लेस होते हैं, पर हमारा जो तरीका ऑफ प्रमोटिंग देम है वो बहुत 20 years पुराना है। जो पोस्टर्स हम बनाते हैं, दिस इज नॉट कॉस्ट वाली चीज नेसेसरली, ये वो एक एस्थेटिक वाली एक चीज है कि आप जिस टारगेट ऑडियंस को कर रहे हो। कई सारे प्लेस रिवाइव भी होते हैं, वो कहते हैं हम लोग 20 साल पहले ऐसे किया तो वही पोस्टर चलाएंगे, बट द थिंग इज कि अगर आपको वो ना, मेरा एज ग्रुप है, मैं अर्ली 30s में, या मैं अपने छोटे भाई को, वो एज ग्रुप को पुश करना समथिंग आज की तारीख में बहुत डिफिकल्ट है। वो मेरे को लगता है बहुत सारे established theater groups भी वो उस तरह से प्रमोट नहीं कर पाते हैं, and they're missing out on so much, क्योंकि हर किसी के पास मुगल आजम जैसा बजट नहीं है। हाँ, यहाँ there you right, word of mouth हो रहा है, there you right, सब जगह परफॉर्म कर रहे हैं word of mouth की वजह से, उनका पोस्टर देखिए इसमें यही आपने जो बताया मुगल आजम जैसा बजट, आज की डेट में एक पोस्टर हमारे पास डिजाइन करवाने के लिए या किसी भी थिएटर ग्रुप के पास उतने पैसे नहीं होते। प्रोफेशनल्स को लेने का मतलब है यू हैव टू पे, सिंपल। हम लोग कभी भी म्यूजिकल प्ले करते हैं तो अपने एक्टरों से में जो सिंगर्स हैं उनको पहले गवा के देखते हैं और रिजेक्ट करते हैं कि तुम नहीं गा सकते। म्यूजिशियंस को बुलाते हैं या म्यूजिक डायरेक्टर को, उनसे पूछते हैं इनको टेस्ट करो। तो म्यूजिकल प्ले को लेके मेरे दिमाग में सीधा ये है कि ये हर किसी की बस की बात नहीं है, प्रोफेशनल काम है। इसलिए पोस्टर जो आप बोल रहे हैं जिसमें बहुत सारे आइडियाज दिखे हैं और आज की जनरेशन से कम्युनिकेट करें, उसकी वजह सिर्फ यही है कि थिएटर ग्रुप्स के पास, जो भी थिएटर ग्रुप्स हैं उनके पास पैसा नहीं है, तो शॉर्टकट है ये कि आपके ग्रुप में कोई डिजाइनर है, उसने कर लिया, आपने उसको समझा दिया ये फोटो लगा दो, ये लगा दो, ये लगा दो, हो गया। सो ये प्रॉब्लम तब होती है। लेकिन अगर हम जैसे अभी हम बताऊं, मैं आपको बताऊं एक और नया काम पिछले साल हमने किया, वो भी हम ही ने किया और हम अभी पहली बार हुआ। आपने शायद नाम सुना हो डॉक्टर मुकेश बत्रा, फेमस होम्योपैथी डॉक्टर। ही इज रेगुलर थिएटर ऑडियंस एंड रेगुलरली हमारे प्लेस देखने बहुत आते हैं। He sent me his biographical book. So I was going through it. फिर पढ़ने के बाद 2 चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे उसमें कुछ दिखाई दिया। So I said कि can I want to talk to you regarding your book. तो उनका मैसेज आया कि फ़ोन करो। मैंने फ़ोन किया और मैंने उनसे कहा एक ही बात कि आपकी प्ले को, आपकी बुक को मैं स्टेज पे अडॉप्ट कर सकता हूँ आपकी लाइफ को। So then it was history. First time in Indian history, biographical play was done. Wow. Okay. And we have done 7 shows. सुफाया में हमने किया, 1000 लोग शो देख रहे थे। एंड मुकेश बत्रा डेफिनेटली वाज प्रेजेंट और प्रेस थी, बहुत सारी थी। तो उस वक्त मैं आपको बोलूं कि सिंस आई नो, मेरे ही एक्टर काम कर रहे थे, बट आई टोल्ड देम इफ यू मेक मिस्टेक यू विल बी आउट, नो सेकेंड थॉट, सो बी ऑन योर टोज। एंड जितने टेक्नीशियंस थे, इट वॉज वेरी हैवी प्रोडक्शन, 25 एक्टर्स विद टेक्नीशियंस, वी हायर्ड ऑल प्रोफेशनल्स। तो हर चीज में प्रोफेशनल्स थे, तो ये दिक्कत नहीं हुई जो आप कह रहे हैं। हमने जो सोचा
वही किया और उन्हीं को लिया जो लोग ये काम जानते हैं। थिएटर में क्या हुआ कि हमारे यहाँ इंडिया में ऐसा है कि करते करते सीखता है आदमी, और फॉरेन में क्या है, सीखने के बाद आप काम करना शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ एक्टर जाते, तुमने कुछ किया है? नहीं सर, कर लूंगा, मैं सीख लूंगा, मैं बैक स्टेज कर लूंगा। ये हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना कि प्रोफेशनल फील्ड में, मैं उनको बोलता हूँ कि आप सिंगर क्यों नहीं बनते हैं? नहीं, उसमें तो सीखना पड़ता है। एक्टिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आप आज डिसाइड करें, कोई रोक सकता है आपको कल से? आप बताइए ना, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप अगर डिसाइड करें कि मुझे क्लासिकल सिंगर बनना है, तो आपको कोई रोक नहीं, आप खुद अपने आप को रोक लेंगी, क्योंकि आपको पता है आपका मजा पड़ा जाएगा, यार आपको आता नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा। सो ये एक वजह होती है। बट हम भी ऐसा चाहते हैं कि हम अपने प्ले के पोस्टर्स बहुत अच्छे से डिजाइन करें या प्रोफेशनल को लें, लेकिन कई बार ये सब चीजें स्पॉन्सर नहीं मिलता। मैम, आपकी कोई एक ऐसी कहानी के बारे में बताइए जो आपके लाइफ से सिंक में है, लिंक में है। है कुछ ऐसा? लाइफ से लिंक में तो नहीं है, बट एक बिना प्ले है परफेक्ट फैमिली। हाँ, वो मैंने थोड़ा थोड़ा इधर उधर से, घर से इधर उधर से सबसे उठाया हुआ। तो मतलब यही सब चीजें हैं कि वो थोड़ा घर से इंस्पायर्ड किया। और जैसे उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो टीवी एडिक्टेड वाइफ है, तो मेरी वाइफ टीवी बहुत देखती है। सो आई थॉट कि इसके आसपास कुछ है, मतलब अगर वो टीवी भी देख रही है और कान में वो भी लगा है तो 2 बार बोलना पड़ेगा मुझे। तो उस कैरेक्टर को दिमाग में रखते हुए मैंने फिर एक प्ले लिखा। अब तो काफी शो हो गए, 60-70 शो हो गए उसके, परफेक्ट फैमिली। उसमें बेटा जो है वो MBA किया हुआ है, उसको म्यूजिक में जाना है, और बेटी जो है ना उसके 3-3 4-4 अफेयर टूट चुके हैं। तो पूरा घर अपने अपने लाइफ जीगा, और मैं आई वॉज प्लेइंग ए हस्बैंड। सो मेरा कैरेक्टर कैसा है कि ये प्ले परफेक्शन पे है कि जो मेरे दादाजी थे और पिताजी थे, उन्होंने हमको परफेक्शन का डोज दिया है, और लाइन बोली है कि जो आदमी परफेक्शन से काम नहीं कर सकता उसे जीने का कोई हक नहीं, उसे मर जाना चाहिए। सो ये जो लेके मैं पैदा हुआ, अब यही मैं लकड़ी से सबको हाँकता रहता हूँ पूरे घर को, और इसी पे पूरा प्ले है वो। और फाइनली आई हैव टू कंप्रोमाइज बिकॉज बच्चे और वो सुधरते सो ये सब चीजें कहीं ना कहीं से इंस्पायर करती हैं। बाकी अभी एक नया प्ले मैं सोच रहा हूँ लिखने की, अभी ये दिमाग में चलता रहेगा। हाँ, चलता रहेगा, कुछ पढ़ते रहेंगे, वो सांसे क्रू ऐसे मिलते मिलते जब धीरे धीरे दिमाग में एकदम पूरा लिख जाएगा, तो फिर मैं उसको लिखना शुरू करूंगा। तो लिखने का मतलब पूरा नहीं लिखूंगा, जितना दिमाग मतलब स्टॉक है दिमाग में उतना ही लिख के छोड़ दूंगा, आगे नहीं लिखा जाएगा तो नहीं लिखा जाएगा, फिर घूमता रहेगा, उसको बार बार पढ़ूंगा, फिर आगे का सीन बने, ऐसे करते करते। तो सीन मतलब सीन टू सीन नेक्स्ट करके जा। पहले कहानी बाय लार्ज सोचनी पड़ती है, बिगिनिंग मिडिल एंड, और कई बार लिखते लिखते एंड चेंज हो जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि रिवर्स में जाके मैंने प्ले लिखा। मतलब पहले एंड सोचा फिर प्ले लिखा। एक हम लोगों का प्ले है हम 5, वो गर्ल चाइल्ड पे प्ले है। जो औरतें लड़कियों को पैदा करके कचरे के डब्बे में फेंक देती हैं, उस पर प्ले। तो क्या हुआ कि एक ऐसा इंसिडेंट पढ़ा मैंने, बोरीवली में कोई एक कचरे के डब्बे में अटैची में एक बच्ची को फेंक के चला गया। तो दिमाग में घूम रहा था वो पूरे दिन, काफी डिस्टर्ब था मैं उस दिन। सो शाम को मैं वॉक कर रहा था, वॉक करते करते जस्ट स्टक इन माय माइंड कि मैं इस पे प्ले लिखूंगा। तो पहले मैंने उसकी एंड स्पीच लिखी कि एक माँ अगर 4 ऐसी कचरे की फेंकी हुई बच्चियों को, एक सीनियर नर्स जिसके हॉस्पिटल के बाहर लोग फेंक गए और उनको
पाल पोस के बड़ा करे तो क्या होगा। इट जस्ट थॉट इन माई माइंड। तो फिर धीरे धीरे बनता चला गया और काफ़ी सीरियस अटेम्प्ट था। हम लोगों ने बहुत शो किए और ये बाय कोइंसिडेंटली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर आता है। बिकॉज एक औरत जो उनकी माँ नहीं है उनको पढ़ा लिखा के इस दुनिया से लड़ने लायक बनाती है। उनको बच्चियों को नहीं पता कि उनकी माँ नहीं। नाटक के 5 मिनट पहले बच्चियों को पता चलता है कि वो उनकी माँ नहीं, माँ है नहीं है। जब वो एंड में माँ एक और बच्ची को कहीं से उठा के लाती है और वो पूछती हैं बच्चियां कि कहाँ हो, कौन है ये, क्या है। बोले 10 सवाल मत पूछो, ये थोड़े दिन हमारे यहाँ ही रहेगी। तो एक एक लड़की बोलना शुरू कर दी। तब तक उसने माँ की डायरी पढ़ दी कि हमको पता है ये कहाँ से आई है, ये आपको कूपर हॉस्पिटल के बाहर कचरे के डब्बे में मिली ना। दूसरी बोलती है 26 साल पहले आपको दीदी भी वहीं मिली थी ना। ऐसे करके वो बताती है। सो देन शी जस्ट एक्सपोज, मतलब उसको पता चल जाता बच्चियों को। बट वो सब बोलती हैं नहीं आप ही हमारी माँ हो। एंड फिर वो औरत जो माँ है वो हाथ में न्यूली बॉर्न बच्ची को लेकर ऑडियंस से बात करती है काफ़ी देर। तो ये प्ले था, काफ़ी लोगों ने सराहा, काफ़ी लोगों ने देखा भी। सो समटाइम ये सब जब आप ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको इतना वो पकड़ के रखा। बहुत डिस्टर्ब था। लिखते वक्त बहुत रोया मैं। और मैंने जो लड़कियां काम कर रही थी उनको भी मैंने कहा ये कि इसको मतलब आप वो मुझे मतलब वो इतना धीरे धीरे करते मुझे किसी को उसके इमोशन समझाने नहीं पड़े। बिकॉज इट्स सो डीप कि वो अपने आप जहाँ रोना था रोई, जहाँ हंसना था हंसी। सो इट वाज वंडरफुल, आई मीन टू से। मोस्ट क्लोज टू हार्ट इज सम इशू बेस्ड चीजें, सोशल हो या पर्सनल प्रॉब्लम हो, सीरियस। लेकिन सीरियस नाटक चलते नहीं है। बताऊं आपको, हम लोग का प्ले है कालचक्र। वो सीनियर सिटीजन की प्रॉब्लम को लेके है और हम लोग उसको 30 साल से कर रहे हैं। और सीनियर सिटीजन से हम चार्ज भी नहीं करते। उसमें एक इनिशिएटिव है, वो हम लोग वो मैसेज लगातार हम पब्लिक तक या आम दर्शकों को तक पहुंचाते हैं। उसी से हमने ये अपना फेस्टिवल ओपन किया था। पेरेंट्स एडॉप्शन पे वो प्ले है। सगे बच्चे माँ बाप को नहीं रखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं चैरिटी होम भेजना चाहते हैं, तो बाप अपने बेटे के बैग से पैसे निकाल के बगैर उसको बताए नब्बा टर्म्स में एक ऐड देता है कि जिस तरह बच्चे ना होने पे बच्चे गोद लेते हैं लोग, वैसे माँ बाप ना होने पे माँ बाप क्यों न गोद लिया जाए। इच्छा होने पर 70-75 साल का जोड़ा गोद लेने के उपलब्ध है। और एक हस्बैंड वाइफ इनको उनके माँ बाप नहीं है, उनको गोद लेते हैं ऑफिशियली। इस पर पूरा प्ले है। तो फर्स्ट हाफ वो अपने बच्चों के साथ है जिसमें उनको काफ़ी कुछ परेशानियां हैं, और सेकंड हाफ उसके साथ है जो गोद लेता है। तो 2 तरह के कैरेक्टर्स हैं उसमें। जिनका कोई नहीं है उनके उस माँ बाप को वो अपने सगे माँ बाप से बढ़ के रखता है। तो ऐसे भी दुनिया में लोग हैं। तो फेवरेट टॉपिक तो इशू ही बेस्ड चीज़ें हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि आप इन प्लेस को पब्लिक सीरियसली प्ले को नहीं देखना चाहती। काइंड ऑफ मैसेज जो आप देना चाहते हैं वो फिर हम अपने प्ले में मैसेज कुछ ना कुछ रखते हैं जो कुछ ऐसा जो या आप कहीं ले जाना चाहे प्लीज को, योर विजन। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से मेरी कोशिश ये है कि पहले अपने एक्टरों को और जैसे कह लीजिए सीरियसनेस की तरफ ले जाया जाए। जो अटैचमेंट है उनको हटाया जाए। दे हैव टू बी प्योरली फोकस्ड ऑन थिएटर। तब उनसे कुछ हम वैसा करवाएं जो हम करना चाहते हैं।
बिकॉज अभी डिस्ट्रैक्टेड माइंड बहुत है कुछ लोगों के, सबके नहीं। तो कोशिश यही है कि अगली बार जब हम प्ले करें तो पहले एक हफ्ते का उनके साथ वर्कशॉप करके पहले उनको, उनके दिमाग में जो इधर उधर बहुत सारा कचरा जमा है उसको निकालें और उनको प्योरली फोकस करें कि ये प्ले करने के पीछे। हम 5 के टाइम हमने किया था ऐसा। काफी मेंटरशिप का काफी रोल रहता है इसमें जी, मेंटरिंग का काफी रोल रहता है बहुत। इसमें। या काफी डिटेल वर्क रहता है। ऑफ कोर्स विदाउट दैट तो मुश्किल ही है ना, वन वे हो जाएगा फिर तो और वो फिर पपेट लगेंगे कि मैंने जो किया। सो आई ऑलवेज आस्क देम कि भाई तुमको क्या लग रहा। और कई बार बहुत सारे एक्टर प्ले को जैसे स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो स्क्रिप्ट को पढ़ते वक्त प्ले देख लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कई बार वो नहीं देख पाते हैं कि उनकी समझ में नहीं आती, फिर उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है और कई बार एक्सप्लेन करने के बाद वो नहीं समझ पाते। अब फिर मैं बोलता हूँ कि आप लोग रिहर्सल होने दो, फिर समझ में आएगा। फिर रिहर्सल होते ही उनको कनेक्टेड वो फील करने लगते हैं प्ले की कहानी से कि अच्छा ऐसा तो मैं, क्योंकि जो राइटर होता है अगर वही डायरेक्टर है तो उसके दिमाग में क्या है वो पेपर पे नहीं लिखता ब्रैकेट में, वो करवाता है वहां, करवाता है। तो वो उस सब से उसको प्ले देखने लगता है और फिर वो कंफर्ट फील करता है कि हाँ ऐसा, अच्छा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सो इट हैपेंस। बट जो रिटन प्लेज होते हैं जो बुक फॉर्म में हैं उनमें राइटर डिस्क्रिप्शन लिखता है। मराठी के करीब 30 प्ले हमने हिंदी में किए, एडप्ट किए हैं। उसमें बहुत खास डिस्क्रिप्शन ब्रैकेट में होता है, छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन भी होता है कि ये बात कैसे करती है, ये बोलती कैसे है, चलती कैसे है, इसके कपड़े कैसे होने चाहिए। तो ये सब मराठी प्लेज में जो रिटन बुक्स होती हैं उनमें एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन जो मैं लिख रहा हूँ उसमें एक्सप्लेनेशन मेरा इतना डिटेल में नहीं लिखता हूँ, करवाता हूँ। हाँ सर आपने बॉलीवुड में भी काम किया? थोड़ा बहुत महाभारत में एक रोल किया था मैंने, अधिरथ जिसके घर में कर्ण बह के आता है उसके फादर का, उनकी एक फिल्म भी की थी बिया चोपड़ा की, आज की आवाज। और सीरियल वगैरह करते रहे उस वक्त, अब याद भी नहीं मुझे नाम हम किसी के। बहुत फर्क है ना दोनों में? हाँ फर्क तो है, फर्क तो है। ऐड वगैरह करता रहता हूँ बीच बीच में मैं, आती हैं तो। और सीरियल का ऐसा हो गया कि उनका नौगांव में कहीं शूटिंग होनी है और 20-20 दिन उनको चाहिए एक साथ चंक में, तो वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज रोज कुछ ना कुछ हमारे, आपके यहाँ नहीं आ पाता अगर मैं सीरियल कर रहा होता उनका तो वैसे ही ना अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है वहां पर, क्योंकि वो बुला लेंगे आपको सुबह से शाम तक बिठा के रखें और शूट ना हो। सो ये सब की वजह से फिर अपने सारे काम छूट जाते हैं। ये सब एट ए टाइम आप कितने प्लेस लिखते हो? एट ए टाइम नहीं एट ए टाइम और क्या, उस पर जाएंगी तो बहुत सारे शॉर्ट प्लेज हैं। एक हम लोग का प्ले है फैमिली बिजनेस, वो बहुत बार हो चुका है और अभी भी हुआ था फेस्टिवल में, उसके कुछ 70-80 हज़ार व्यूज हैं, बल्कि लाख भी होंगे। वो सटायर है पूरा एजुकेशन पर और बहुत पसंद करते हैं लोग। उसमें ऐसा है कि एक लड़के को उसके माँ और बाप दोनों फोर्स कर रहे हैं, माँ भी फोर्स करेगी, पिताजी जो काम करते हैं उस काम पे लग जा, तू पढ़ लिख लिया, नौकरी तलाश ली, नौकरी नहीं मिली, सब हुआ, 2 साल तक जूते घिस रहा, तो अब चॉइस नहीं है तो उस काम पे लग जा। और बेटा मना कर रहा है, क्या काम है ये अभी हमने रिवील नहीं किया उसमें। धीरे धीरे मारपीट बढ़ जाती है, झगड़ा बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है, तो वो चिल्ला के बोलता है आप मेरे टुकड़े टुकड़े करते तो भी भीख नहीं मांगूंगा। तो पता चलता है कि एक भिखारी फैमिली ने अपने बेटे को MBA करवाया, उसको कहीं चांस नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, तो अब बेटे को बोला तो पुश्ते ही धंधे में बैठ जा, इसमें ना टैक्स है ना कुछ है। This is unbelievable. और उसके बाद वो लड़ रहा है, सब हो रहा है, मानते ही नहीं है वो, बहस करना। वो अंग्रेजी में बोलता है कि मैं अपने दोस्तों के बीच बैठूंगा तो दोस्त पूछेंगे रामनारायण आज क्या करते हो, तो मैं कहूँगा मैं भीख मांगता हूँ। और इस आदमी के पास जो उसका बाप है उसके पास
महालक्ष्मी मंदिर के नीचे की सीढ़ियों की जगह है, प्राइम लोकेशन है, बोलता रहता। तो समझा रहे हैं कि देख इतना लाखों की कमाई होगी। तो उसमें एक नेता आता है, पड़ोस में रहता है, वो उसको डांटता है कि तुमको यहाँ पर महाडा का फ्लैट लिस्ट रहा है, तुम हमारी छाती पे मूंग दलो। उसको समझाता है, फिर बोलता देखो ये मान नहीं रहा है। तो नेताजी उसको समझाते हैं। नेताजी बोलते हैं कि कभी ये भीख मांगना नीचता का काम रहा हो, अब नहीं रहा, अब तो हमारे सिस्टम में आ गया है। देखो हम लोगों को, देखो नेता लोगों को पहले टिकट के लिए भीख मांगनी पड़ती है, फिर वोट के लिए भीख मांगनी पड़ती है, फिर जीत गए किसी तरह तो पोर्टफोलियो के लिए भीख मांगनी पड़ती है। तो ये सब है। तो फाइनली वो मान जाता तो अब बैठ के वो अंग्रेजी में भीख मांग रहा है। चल पढ़ा लिखा है। तो वहां से एक अंग्रेज गुजरता है और वो पूछता है उसको कि, बोलता है कि आई एम ए टूरिस्ट फ्रॉम लंदन एंड आई एम रोमिंग इन दिस कंट्री फॉर द लास्ट 1 month. लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दिस बिजनेस, सो व्हाट इज दिस बिजनेस कॉल्ड? बोलता BOS मीन्स, बोलता बिजनेस ऑन ए स्ट्रीट। फैमिली बिजनेस है, उस पर आप देखना। आप लिखते हैं देवदासी में, जब आप लिखते हैं हाउ मेनी पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस? बोलते हो ऑलमोस्ट होल कंट्री। ये इतना मजेदार प्ले है। ये कहाँ से जन्मा, क्या हुआ? ये जन्मा बस लिखा बहुत साल हो गए इसको, 10-15 साल पहले। उसके बाद वो बोलता है कि I want to start this business in London with your company collaboration. Can I? तो बोलता है उसके लिए you have to meet my father. उसको कार्ड देता है, तो कार्ड पे 3-4 मोबाइल नंबर हैं, ऐसा वैसा। सो ये, और उसके बाद वो वहां पे बैठ के बोलता Can I experience this with you? एंड वहां बैठ के वो भी है। ये ख्याल कैसे आया? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये एक्चुअली सामना में एक छोटी सी इतनी सी रिपोर्ट छपी थी कि एक भिखारी जो है महालक्ष्मी स्टेशन पे मरा, तो उसकी बोरी के नीचे 2 लाख रुपए। जस्ट थॉट ऑफ, वहां से वो स्टोरी बॉर्न हुई। बट हमारे एक्टर्स को बहुत मजा आता है इसमें करने में, और इसके बहुत शो गए, बहुत कई सारी टीमें कर चुकी, मतलब अभी हम लोगों ने किया तो ऑलमोस्ट काफी लोग थे। और ये शुरू में हम लोगों ने इसको इस तरह रखा है कि जो इसमें जो लड़का है जिसका है, वो कॉर्पोरेट ऑफिस जैसा एटमॉस्फेयर है, जिसमें वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि साउथ में क्या हाल है और वहाँ क्या हाल है, ये इंस्ट्रक्शन चल रहा है, रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां पे लोग। वो बोलते सर वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है लैंग्वेज की वजह से, बोलता किसी को पकड़ो ये वो, तो रिवील नहीं होता क्या होता। और फिर वो ऑडियंस से बात करता है, ऑडियंस को, मतलब उसके पिताजी की पुण्यतिथि है आज, और वो फिर फ्लैशबैक में कहानी जाती है और वापस आती है कहानी, तो पता चलता है कि आज की डेट में वो मिलियनर है, पूरे देश में उसका नेटवर्क है, सब जगह उसके लोग हैं, ऑफिसेज खुले हुए हैं, सब भिखारी सब पूरे एकदम कॉर्पोरेट लेवल पे काम चल रहा है। मतलब MBA बैकग्राउंड से सब काम चल रहा है इतना डिटेल में। तो ये सब ये बहुत ही मजेदार था। ये YouTube पे है, आप परफेक्ट फैमिली है वहाँ। वो मजा नहीं आता जो पृथ्वी। हाँ, पृथ्वी हाउस में कर रहे थे हम लोग ये। अच्छा, जब आप शो देख रहे हैं उसके पैरेलल चल रहा था ये। अच्छा, हाँ। तो ये न्यूज आर्टिकल्स इज योर सोर्स? नहीं, ये कई बार क्लिक कर जाता है, क्लिक कर जाता है कि आपको क्लिक कर गया तो बन गया वो, तो इस तरह ही है। और इसके ऊपर का जो बिल्डअप है, आर्टिकल तो खैर उतना ही था, तो फिर वो तो जो बिल्डअप है, हाँ वो बिल्डअप है, उसको कहानी को सिर्फ अगर आप इसको डायरेक्टली कह दें तो मजा नहीं आएगा। तो हमने पहले 5-7 मिनट तक दोनों के बीच में माँ समझा रही, ये जो काम कह रहे हैं कर लेना, ये तेरा बाप है, मान जा, वो मना कर रहा है। उसके बाद एंड में क्रिसेंडो पे पहुंच के वो बोलता है कि आप मेरे टुकड़े कर दो, भीख नहीं मांगूंगा। तो पता चलता है बाप बेटे को भीख मांगने में बिठा रहा है। और उसका खानदानी, वो बोलता है कि खानदानी बिजनेस है, तेरे बाप दादा यही करते थे, तू भी कर, इसमें क्या बुराई है। वो मान नहीं रहा है, घर से बोलता निकाल दूंगा, घर से निकाल दूंगा, तो ये घर मेरे तेरे माँ की चूड़ियां बेच के खरीदा था, बाहर निकल घर से। तो फिर वो नेताजी आ जाते हैं, उसको समझा देते हैं और वो बैठ जाता है। इंटरेस्टिंग पार्ट इज नेताजी का रोल एज वेल।
हाँ। बिकॉज इसमें भी काफी इंटरेस्टिंग हाँ, नेताजी वही बोलते हैं ना कि भाई हम लोगों का जो हाल है उसमें, तो ये सब चीजें क्या होता है, कई बार एक आइडिया आ जाता ना, फिर उससे निकलती चली जाती हैं चीजें और बनती चली जाती हैं।